चलो मुन्ना, पहले करते हैं अपन लॉरेंज बल, है ना। यहां से देखो, एक क्यू आवेश है, उस पर दो चीजें लगा रखी है, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और ये जो आवेश है वो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात थी कि विद्युत क्षेत्र भी इस पर क्या लगाएगा, बल, चुंबकीय क्षेत्र भी इस पर बल लगाएगा। तो जो नेट बल लगेगा वो नेट बल अपना विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा, यही होगा। क्योंकि बलोगाद्यारोपण सिद्धांत में यही कहता है कि अगर एक वस्तु पर एक से अधिक बल आरोपित होते हैं तो उस वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल या नेट बल सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है, यही था। तो पहले अपन निकालेंगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण कितना बल लगेगा। Q आवेश को E विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बल कितना लगता है, QE। और अगर V वेग से वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर चुंबकीय बल कितना लगता है, Q गुणा V क्रॉस B, ये लगता है। दोनों के मान यहां रखेंगे तो जो नेट बल लगेगा वो क्या होगा, Q गुणा E वेक्टर प्लस Q गुणा V क्रॉस B, यही होगा। Q कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, Q को अपन ने बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा, E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ठीक बात। ये जो नेट बल लग रहा है इसी को क्या बोलते हैं मुन्ना, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लॉरेंज बल बोलते हैं। जब एक आवेश को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस आवेश पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले परिणामी बल को क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है। अब इसी में आपका एक वो कॉन्सेप्ट आता है वेग वर्णकर्ता, ठीक है। यहां पर वर्ण का मतलब वो रंग नहीं है, क्रोमा नहीं है, इधर वर्ण का मतलब होता है चुनना, सिलेक्शन। तो वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं इसको, वेग वर्णकर्ता, साइक्लोट्रॉन में काम आएगा अपने। तो ये वेग वर्णकर्ता आखिर होता क्या है, अभी काम कैसे करता है। हमने नेट बल का सूत्र क्या निकाला था, Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब देखो, जब साइक्लोट्रॉन में हम किसी आवेश को त्वरित करना चाहते हैं तो शुरुआत में हमारी इच्छा ये होती है कि इस आवेश का वेग लगातार क्या होता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है। पर जब हमारे इच्छित मान तक वो बढ़ जाए उसके बाद हम ये चाहते हैं कि इसके वेग में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो मतलब शुरुआत में तो हम उसको त्वरित करना चाहते हैं और मन वांछित वेग प्राप्त कर लेने के बाद हम क्या चाहते हैं कि उसका त्वरण कितना हो जाए, उसके वेग में और वृद्धि ना हो। तो मतलब ये कि जब मन वांछित वेग उसने प्राप्त कर लिया तो हम ये चाहते हैं कि उस आवेश का कुल त्वरण कितना हो जाए। जब त्वरण 0 होगा तो कुल बल कितना होगा, क्योंकि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आप त्वरण 0 करना चाहते हो कि भैया यहां तक इसका स्पीड बढ़ गया, उससे ज्यादा अपने को नहीं चाहिए। तो उससे ज्यादा नहीं चाहिए तो हम क्या चाहते हैं कि उस पॉइंट पर जाकर त्वरण क्या हो जाए, शून्य हो जाए। उससे पहले शून्य ना हो, उससे पहले तो हमें वेग बढ़ाना है। पर जैसे ही एक पर्टिकुलर एक विशेष मान पर पहुंचे तो उस वक्त उसका वेग जो था वो बढ़ना बंद हो जाए, त्वरण हो जाए 0। त्वरण 0 का मतलब हम क्या चाहते हैं कि नेट बल क्या हो जाए, 0। अब इसको आप 0 करना चाहते हो, इसको जब 0 करना चाहते हो तो Q का मान 0 करके देख लो। जब Q का मान आप 0 कर देंगे तो मतलब आपने कण लिया है वो आवेशित ही नहीं है, वो निरावेशित है। तो निरावेशित है तो उसके ऊपर ना तो विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा ना
चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा तो त्वरण उसका आखिर में शून्य होना तो बहुत दूर की बात है, उसका शुरू में ही क्या होगा, तो क्यू तो जीरो नहीं कर सकते, तो ये संभावना रद्द हो गई। बोला नहीं यार, बिना आवेश के तो फिर मतलब ही नहीं है इधर। फिर बचा ये, तो बोला ये जो ब्रैकेट है ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या हो जाए, इसके लिए अपने को आवेश का मान भी जीरो करने की जरूरत नहीं है। इसका मान जीरो हो गया तो नेट बल का मान क्या हो गया, नेट बल का मान जीरो हो गया तो नेट त्वरण जीरो। नेट त्वरण जीरो होने का मतलब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अब अगर आपका नेट त्वरण जीरो है तो इसका मतलब वेग में परिवर्तन नहीं होगा, और यही तो चाहते थे। अब इसका मान जीरो करेंगे तो ई वेक्टर बराबर क्या आ गया, माइनस वी क्रॉस बी, यही आ गया। मतलब ये कि वेग सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का जो सदिश गुणनफल आए, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस गुणनफल की दिशा की क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। अब ये कैसे निर्धारित करेंगे, मान लो वेग हमारा x दिशा में है तो i कैप, चुंबकीय क्षेत्र हमारा y दिशा में है तो j कैप, i क्रॉस j करते हैं तो लाला क्या मिलता है, k कैप। तो विद्युत क्षेत्र जो होना चाहिए वो हमारा कौन सी दिशा में होना चाहिए, माइनस k कैप की दिशा में। इन दोनों का सदिश गुणनफल जो आ रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी विपरीत होनी चाहिए। अब इससे होगा क्या, अपन ने F बराबर के किया था कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये किया था। अब ये v क्रॉस b का मान क्या आ रहा है, k कैप। तो मतलब जो आपका चुंबकीय बल है वो कौन सी दिशा में लग रहा है, k कैप की दिशा में, z की दिशा में। इसका मान हमने क्या लिया, माइनस k कैप। मतलब विद्युत बल कौन सी दिशा में लग रहा है, माइनस z की दिशा में। तो अगर इसको z माने तो चुंबकीय बल ऊपर की तरफ लग रहा है और विद्युत बल कहां लग रहा है, और दोनों के मान जो है वो क्या है, बराबर। तो दो बराबर बल विपरीत दिशा में लगे तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। कुल बल कितना आएगा, कुल बल जीरो आएगा, नेट त्वरण कितना आएगा, जीरो, और उसके बाद वेग का बढ़ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये चाहते हैं ना कि त्वरित करना है हमें, पर एक विशेष वेग तक त्वरित करना है, उसके बाद त्वरण नहीं करना हमें, उसके बाद त्वरण उसका हो जाना चाहिए जीरो। तो त्वरण जीरो करने के लिए पहले तो अपनी दिशा करेक्ट करो। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करनी होती है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र का जो सदिश गुणनफल की दिशा आती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी क्या होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। पहला काम तो करो ये। दूसरा काम, यहां पर अगर आप परिमाण की बात करें तो E बराबर क्या आ रहा है, V इंटू बी। यहां से V बराबर क्या होना चाहिए, तो अगर आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा को V क्रॉस B की विपरीत दिशा में आरोपित कर दिया तो E बटा B जब इसका वेग पहुंचेगा, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लो हमने विद्युत क्षेत्र लगाया 2 गुणा 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम, और हमने चुंबकीय क्षेत्र जो था वो 0.1 टेस्ला का लगाया, तो 2 गुणा 10�7 मीटर प्रति सेकंड जब वेग पहुंचेगा, ठीक उसी वेग के ऊपर उसका कुल बल कितना हो जाएगा, जीरो, और कुल त्वरण कितना हो जाएगा, जीरो। उसके बाद वेग में वृद्धि नहीं होगी, मतलब 2 गुणा 10�7 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरण होगा। जैसे ही ये वेग कण प्राप्त करेगा, ये वेग प्राप्त करते ही कण पर कुल बल का मान जीरो हो जाएगा, कुल त्वरण का मान जीरो हो जाएगा, और उसके बाद वेग में वृद्धि। फिर आप इस कण को वहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो जब आप एक त्वरित्र के अंदर, एक्सीलरेटर के अंदर बहुत सारे कणों को त्वरित कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनमें से उन कणों को छांटना जो हमारे मन वांछित वेग तक पहुंच चुके हैं, ठीक है, तो वो कण कौन से होंगे, वो कण वो होंगे जिन पर नेट बल कितना होगा, जीरो होगा, नेट त्वरण जीरो होगा।
फिर उनको उधर साइक्लोट्रॉन में रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि जितना त्वरण होना था उतना त्वरित हो चुके हैं। तो कई सारे कणों में से मन वांछित वेग के कणों का चयन करना, उसको कहते हैं वेग वरण, वेलोसिटी सेलेक्टर। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा v क्रॉस b की जो दिशा आती है उसके विपरीत दिशा में लगाना होता है। तब E बटा b वेग के ऊपर, जब वेग का मान कितना पहुंच जाएगा E बटा b, तब उस वेग के ऊपर कुल बल कितना हो जाएगा, 0, कुल त्वरण 0 हो जाएगा और उसके बाद उसके वेग में वृद्धि नहीं होगी। ये होता है वेग वर्ण कर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर। और इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, लॉरेंज बल। विद्युत बल और चुंबकीय बल का सदिश योग क्या कहलाता है, लॉरेंज बल कहलाता है। ठीक है, जब त्वरण की बात आती है ना कणों की, साइक्लोट्रॉन में, बीटाट्रॉन में, कहीं भी आपका, तो त्वरण के अंदर हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, विद्युत क्षेत्र की भी जरूरत पड़ती है, और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो था वो केवल वृत्ताकार गति करा सकता है आवेशित कण को, त्वरित नहीं कर सकता उसको। त्वरित इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो आपका बल लगेगा, चुंबकीय बल, वो वेग के क्या होगा, सदा लंबवत। 10वीं क्लास में आपने कार्य ऊर्जा शक्ति वाले पाठ में एक चीज पढ़ी होगी कि वृत्ताकार गति में किए गए कार्य का मान कितना होता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र वर्ताकार गति कराएगा तो कार्य क्या करेगा, 0। और 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, कार्य ऊर्जा पर में। जब किया गया कार्य 0 होगा तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 होने का मतलब यह हुआ कि कण का जो वेग है वो लाला क्या है अपना, और ये थोड़ी चाहते थे हम तो वेग बढ़ाना चाहते थे। तो चुंबकीय क्षेत्र का काम खाली आपका त्वरित्र में क्या होता है, वृत्ताकार गति कराना। उसको त्वरित करने का काम विद्युत क्षेत्र करता है। तो गोल गोल चक्कर कटवाने का काम कौन करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। और हर चक्कर में उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाने का काम कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र। दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरह से सेलेक्ट की जाती है, v क्रॉस b की जो दिशा आएगी उसकी विपरीत, ताकि E बटा b वेग पे जब कण पहुंचे तो उस पर नेट बल क्या हो जाए, बस इतना ही त्वरित करना है अपने को। ठीक है, अब कल अपन ने क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री कोण पर प्रवेश करे तब कण की गति कैसी होती है, वृत्ताकार गति होती है। उस वृत्ताकार गति में हमने पढ़ा था कि उसका त्रिज्या कितनी होगी, उसका वेग कितना होगा, आवर्तकाल कितना होगा, आवृत्ति कितनी होगी, कोणीय आवृत्ति कितनी होगी। वो कब था, जब कण कितने कोण पर प्रवेश करे। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हर बार आपका 90 डिग्री पर ही प्रवेश करे। अगर मान लीजिए कि कोई कण न्यून कोण पर प्रवेश करता है, न्यून कोण का मतलब यह हुआ कि उसका कोण 0 से 90 के बीच में होता है। तो क्या होगा, मान लीजिए ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है B, और इधर ये आवेश Q आपका आता है V वेग से, और कोण कितना बना रहा है, थीटा, न्यून कोण है। अब देखो, इस वेग को घटकों में वियोजित करें तो जिसके साथ कोण बनाता था वो घटक होगा v cos थीटा, और लंबवत घटक क्या होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर घटक क्या है, v cos थीटा, और लंबवत घटक क्या है। अब हमने कल देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में कोई बल आरोपित, कल अपन ने केस लिखवाया था कि यदि आवेश समांतर या क्या हो, प्रति समांतर, तो बल कितना होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उस दिशा में कोई बल आरोपित। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक कौन सा है, v cos थीटा। तो ये समांतर घटक जो है, इस घटक की दिशा में लगने वाला बल कितना है, लगने वाला बल 0 है। तो समांतर घटक की दिशा में त्वरण कितना है, और त्वरण 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो समांतर घटक है v cos थीटा, वो मुन्ना क्या रहेगा आपका, क्योंकि त्वरण होता तो वेग बदलता, पर इस दिशा में तो त्वरण क्या है, 0, वेग नहीं बदलेगा।
तो मतलब ये कण कितनी गति कर ले चुंबकीय क्षेत्र में, इसका जो समांतर घटक है आपका v cos थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो घटक है उसमें कोई परिवर्तन, और जब वेग के अंदर परिवर्तन नहीं होता या वेग के किसी घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो घटक यही चाहता है कि जिस दिशा में गति हो रही थी उसी दिशा में गति होती रहे। तो ये भाई साहब तो चाहते हैं कि अपन तो रेखीय गति करेंगे क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई त्वरण लग ही नहीं रहा। ठीक है, अब इसके हालात देखते हैं। लंबवत घटक के v sin थीटा, कल अपन ने देखा था कि 90 डिग्री का कोण होता है ना तब बल लगता है अधिकतम, तो लंबवत घटक है v sin थीटा, इस पर तो बल लगेगा। और बल कितना लगेगा भैया, q घटक कौन सा है v sin थीटा गुणा में b, तो लंबवत दिशा में जो आपका बल लगेगा वो कितना होगा q v b sin थीटा। अब बल लग रहा है तो त्वरण भी लगेगा। त्वरण क्या होता है आपका बल बटे द्रव्यमान, तो q v b sin थीटा बटे m। अब त्वरण लगेगा तो मतलब वेग क्या होगा परिवर्तित, वेग परिवर्तित होगा तो मतलब जो लंबवत घटक है वो आपका क्या होगा मुन्ना, वेरिएबल होगा, परिवर्तनशील, नियत नहीं रहने वाला। ठीक है, अब देखो इस कण के अंदर दो पार्टी बन गई। समांतर घटक तो ये चाहता है कि हम तो रेखीय गति करेंगे क्योंकि उसके ऊपर चुंबकीय बल लग नहीं रहा। लंबवत घटक ये चाहता है कि हम पर चुंबकीय बल लग रहा है, और चुंबकीय बल जब लगता है तो कौन सी गति की कोशिश होती है, वर्ताकार गति की कोशिश होती है। तो एक ही कण के वेग के दो घटक थे जिसमें से समांतर घटक चाहता है कि रेखीय गति करूंगा और लंबवत घटक चाहता है कि वृत्ताकार गति करूंगा। अगर दो कण होते अलग अलग तब एक रेखीय गति कर लेता, एक आपका वृत्ताकार गति कर लेता, पर समस्या यह है कि ये एक ही कण के दो घटक है। अब दोनों को राजी रखना। अब कण क्या करे, एक उसके कान में बोल रहा है बोले सीधा सीधा चल, और दूसरा बोल रहा है कि गोल गोल चक्कर काटो। अब वृत्ताकार गति और रेखीय गति को एक साथ रखते हुए ये कण कौन सी गति करेगा, हेलिकल गति करेगा, कुंडलिनी गति करेगा। कुंडलिनी गति का मतलब इस तरह से गति करेगा। ठीक है, अब इसमें देखो इस तरह से देखा जाए तो रेखीय गति भी हो रही है, रेखीय विस्थापन हो रहा है, और साथ में क्या हो रही है, वर्ताकार गति हो रही है। वर्ताकार गति हो रही है तो लंबवत घटक खुश, रेखीय विस्थापन हो रहा है तो समांतर घटक अपना राजी। बोला ठीक है, यही चाहिए था। ठीक बात। तो जब कण न्यून कोण पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है, कुंडलिनी पथ होता है। कारण स्पष्ट है कि जब वो v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो वेग के दो घटक होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घटक होगा v cos थीटा, लंबवत दिशा में घटक होगा v sin थीटा। समांतर घटक जो था उस पर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र अपनी दिशा में और या अपनी विपरीत दिशा में कोई बल नहीं लगाता। तो v cos थीटा तो फ्री है, इस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल नहीं लगेगा तो मतलब त्वरण नहीं लगेगा, और त्वरण नहीं लगेगा तो मतलब वेग में परिवर्तन, और जब वेग में परिवर्तन नहीं होता तो कण रेखीय गति करता है, जैसे आया था वैसे ही चला जाता है। ठीक है, तो ये भाई साहब तो चाहते हैं कि हम जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। लंबवत घटक है v sin थीटा, लंबवत दिशा में बल लगता है, और बल कितना लगेगा q v b sin थीटा, त्वरण भी लगेगा, और इस त्वरण के कारण लंबवत घटक जो था उसका मान नियत नहीं रहेगा, बदलेगा बार बार। और चुंबकीय क्षेत्र जब बल लगाता है तो कौन सी गति करवाता है, वृत्ताकार गति। अब समांतर घटक जो है वो रेखीय गति करना चाहता है और लंबवत घटक वृत्ताकार गति करना चाहता है, और दोनों घटक एक ही कण से संबंधित है। तो वो कण बेचारा आखिर करे तो क्या करे, वो कुंडलिनी गति करेगा। रेखीय विस्थापन से समांतर घटक अपना संतुष्ट है, बोला ठीक है मैं जो चाहता था वो हो रहा है। साथ में वर्ताकार गति हो रही है तो लंबवत घटक राजी है, बोला हाँ वर्ताकार गति चाहते थे वो हो रही है, बढ़िया है। तो कण कौन सी गति करेगा, कुंडलिनी गति करेगा, इसको हेलिकल पाथ बोलते हैं।
ठीक है। अब इसमें एक आता आपका चूड़ी अंतराल, पिच इंटरवल, ठीक है। अब वो देखते हैं अपन कि ये चूड़ी अंतराल, पिच इंटरवल आखिरकार होता क्या है। कल अपन ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, टी बराबर क्या था भाई, 2πr/v। यहां पर 2πr/v है ना। ये कल अपन ने इसका सूत्र सीधा ही निकाल लिया था। कितना निकाला था? कितना? 2πm/q भी निकाला था, ये निकाला था, है ना, ये था। अब चूड़ी अंतराल, पिच इंटरवल किसको बोलते हैं? एक चक्कर में कण का जो रेखीय विस्थापन होता है, जो क्षैतिज विस्थापन होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? चूड़ी अंतराल। अब रेखीय विस्थापन में चाल तो अपन यही लेंगे ना, v cos थीटा, ठीक है। तो पिच इंटरवल क्या होगा? v cos थीटा। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक चक्कर में क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं अपन? पिच इंटरवल, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए क्षैतिज चाल कितनी होगी? v cos थीटा गुणा एक चक्कर में लगने वाला समय क्या होता है? कैपिटल T। तो पिच इंटरवल हो गया v cos थीटा गुणा में इसका मान कितना था? 2πm/qb। तो ये क्या आ गया? 2πmv cos थीटा बटे QB। ये पिच इंटरवल का फॉर्मूला होता है। एक चक्कर के दौरान समांतर घटक की दिशा में कण का विस्थापन क्या कहलाता है? चूड़ी अंतराल। या एक चक्कर में समांतर घटक की दिशा में कण के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चूड़ी अंतराल। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आप क्षैतिज दूरी निकालना चाहते थे तो चाल भी कौन सी लेंगे? क्षैतिज चाल कितनी है? v cos थीटा गुणा में एक चक्कर में समय कितना लगता है? कैपिटल T। T का मान रख दिया 2πm/qb। तो आपका पिच इंटरवल आ गया 2πmv cos थीटा बटे QB। ये फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन बहुत बार पूछा हुआ है। परिभाषा क्या होगी चूड़ी अंतराल की बताइए? एक चक्कर में समांतर घटक की दिशा में तय की गई क्षैतिज दूरी को क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल बराबर क्या होता है? क्षैतिज चाल v cos थीटा गुणा में आवर्तकाल कैपिटल T। T का मान रखेंगे, चूड़ी अंतराल का मान आ जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपका बहुत बार पूछा हुआ है और ये परिभाषा भी आपकी बहुत बार पूछी हुई है, ठीक बात। और ये भी आपका बहुत बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यदि कोई आवेश q v वेग से न्यून कोण पर प्रवेश करे, 0 से 90 के बीच में प्रवेश करे, तो कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है? हेलिकल पाथ होता है। और अगर कण लंबवत प्रवेश करे तो पथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, वृत्तीय गति करता है, ठीक बात। ये था अपना 0 और 90 के बीच में प्रवेश करे तो किस तरह से गति होगी, ठीक बात। और इसमें इंपॉर्टेंट जो आपका परिभाषा है, फॉर्मूला है, वो किसका है मुन्ना? चूड़ी अंतराल है, ठीक है। अब आता है अपना पार्टिकल एक्सीलरेटर साइक्लोट्रॉन, ठीक है। त्वरित्र बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। एक ऐसी युक्ति या ऐसी मशीन जो आवेशित कणों को त्वरित करने के, उच्च वेग से त्वरित करने के काम आती है, उसको त्वरित्र कहते हैं, ठीक है। और ये कण हमें क्यों चाहिए? क्योंकि कई नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर हमें कणों का चाल जो था वो बहुत ज़्यादा चाहिए। कई प्रयोगों के अंदर हमें छोटे छोटे जो कण होते हैं, अल्फा, प्रोटॉन वगैरह, ये ज़्यादा चाल वाले चाहिए होते हैं, ठीक है। एक आपका सबसे बड़ा इस दुनिया का जो त्वरित्र है वो LHC है, अपना लार्ज हैड्रन कोलाइडर, है ना। जब हम छोटे छोटे थे तब से वो एक्सपेरिमेंट चल रहा है सर्न लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। वो प्रयोग जिसको महाप्रयोग, उस जमाने के न्यूज चैनल उसको महाप्रयोग बोलते थे,
है ना, उनको वो गड्ढे में से प्रिंस को निकाला था, उसके बाद वो फ्री हुए थे, उसके बाद 1 महीने तक वो महाप्रयोग चला था। जैसे आज तो कुछ और चलता है, उस ज़माने में पूरे टीवी चैनलों के ऊपर आपका 24 घंटा यही, बोला क्या दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क्या इस प्रयोग से मानवता का अंत हो जाएगा। बाद में पता चला मानवता तो खुद ही अंत हो जाएगा, इसका तो प्रयोग की जरूरत क्या है। वो 10-12 साल पुरानी बात है, तब से वो चल रहा है। वो क्या चाहते हैं कि 13 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ था। वो बिग बैंग जैसी परिस्थितियां लैब में क्रिएट करना चाहते हैं, ये समझने के लिए कि सृष्टि की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे। वो भी आपका एक पार्टिकल एक्सीलरेटर है, आपका LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। ठीक है, तो त्वरित्र क्या होती है? एक ऐसी मशीन जो कणों को उच्च वेग से त्वरित करने के काम आती है। हम जो मशीन पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो कौन सी है? आपकी साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन की संरचना कैसे होती है, काम कैसे करती है, ठीक है, और लास्ट में उसकी एक सीमा जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसकी संरचना क्या होती है। तो इसमें देखो 2 आपकी डी के आकार की प्लेट्स होती हैं, मेटलिक प्लेट्स होती हैं, खोखली होती हैं। इनको क्या बोलते हैं अपन? डीज बोलते हैं। डी की आकृति में होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? डीज बोलते हैं। चलो अच्छी बात। इनके ऊपर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है। ये बीच में जो अपन ने ये बनाया ना लहराता हुआ, ये साइन किसका था? अल्टरनेटिंग करंट। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं, और वो भी कौन सी? रेडियो फ्रीक्वेंसी की। अब RF या रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? अपने घरों में जो लाइट आती है ना, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहां जो वोल्टता आप आरोपित करेंगे उसकी आवृत्ति रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में, मतलब किलो हर्ट्ज के अंदर होती है। ठीक है, किलो हर्ट्ज का मतलब 1000 हर्ट्ज। तो कई किलो हर्ट्ज के पैमाने की आवृत्ति की वोल्टता यहां पर लगाते हैं, जिसको RF वोल्टेज बोलते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज। ठीक है, तो 2 आपकी प्लेट होती हैं जिनकी आकृति डी के आकार की होती है, जिनको डीज बोला जाता है। इन डीज को उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इनके ऊपर अपन क्या लगाते हैं? चुंबकीय क्षेत्र भी लगाते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, एक इसमें नाम आएगा आपका क्रॉसित, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? क्रॉसित होते हैं। क्रॉसित का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, और कौन सी व्यवस्था में? क्रॉसित व्यवस्था में। क्रॉसित व्यवस्था का मतलब परस्पर लंबवत लगाते हैं। ठीक है, तो 2 प्लेटें होंगी जिनको डीज बोलेंगे, और उन डीज के साथ जुड़ा होगा अपना उच्च आवृत्ति का प्रत्यावर्ती स्रोत, और उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के क्या होगा? लंबवत होगा, जिसको क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं, क्रॉस्ड अरेंजमेंट। अब देखिए, जिस भी कण को त्वरित करना है उस कण को हम यहां बीच में रखें। तो Q आवेश है, उसको त्वरित करना है, उसको हमने बीच में रखा। कल हमने आवर्ती का सूत्र निकाला था, QB/2πn। मान लो आप प्रोटॉन को त्वरित करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन को त्वरित करना चाहते हैं, और जो आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया उसकी तीव्रता कितनी है? 1 टेस्ला। तो हम आवर्ती की गणना करेंगे। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 1 टेस्ला। ये आपका 2 × 3.14, और ये आपका कितना होता है? 1.67 होता है। अपन रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1.6 लो इसको। ठीक है, अब 1.6 से 1.6 गया, F बराबर -19, और ये आपका प्लस का 27। ऊपर कुछ बचा नहीं, नीचे 2 को 3.14 से करेंगे तो कितना आ गया? 6.28।
ये बच गया आपका मुन्ना 10 की घात प्लस 8 बटे 6.28। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा या 100 गुणा 10 की घात 6 बटे 6.28। इसके आगे 2 बिंदी और लगा दो तो ये 628 बन जाता है। 10,000 में 600 का भाग दें अपन, कितना आता है 16-17 के लगभग आता है। 628 करेंगे तो 16 के लगभग आएगा। ठीक है, कि 16 चिकी 96, 9600 हो गए, 20 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 320। ठीक है, तो लगभग आपका 9600-9900 के लगभग आता है, तो 16 आ जाता है। 16 गुणा 10 की घात 6 का मतलब कितना हो गया 16 मेगा हर्ट्ज। ये उस प्रोटॉन की आवर्ती आ गई जिस आवर्ती से ये डीज के बीच में क्या करेगा चक्कर लगाएगा, इसी आवर्ती से चक्कर लगाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रत्यावर्ती वोल्टता था उसकी आवर्ती कितनी सेट कर देंगे 16 मेगा हर्ट्ज। दोनों की आवर्ती अपन सेम सेट कर देंगे। जिस प्रोटॉन को आपने त्वरित करना था उस प्रोटॉन की आवर्ती कैलकुलेशन करके निकाल ली। जो भी आवर्ती आई प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती उतनी सेट कर देंगे। तो कण की आवर्ती और प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती हो गई मैच, मतलब इन दोनों के बीच में हो गया अनुनाद। ठीक है, जब आपका ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ठीक है जो चला रही हो और जो आपका कण दोलन कर रहा है या गति कर रहा है उसकी आवर्ती, जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और कण की जो दोलन आवर्ती मैच कर जाती है, बराबर कर जाती है, तो दोनों अनुनाद की अवस्था में होते हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण जो था वो आपका अधिकतम दक्षता के साथ होता है। तो इसलिए हमने इस प्रोटॉन की जो दोलन आवर्ती थी उसको प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती के बराबर कर दिया, या यूं कहें कि प्रोटॉन की आवर्ती निकालकर हमने एसी वोल्टता की आवर्ती इसके बराबर कर दी। तो अब प्रोटॉन और एसी वोल्टेज दोनों क्या आ गए बराबर आवर्ती है, अनुनाद की अवस्था में है। इस वोल्टता से या इसके विद्युत क्षेत्र से इस प्रोटॉन को ऊर्जा स्थानांतरण क्या होगा अधिकतम दक्षता के साथ होगा, और यही चाहते थे। अब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि त्वरित करना इसके बस की बात, ये खाली गोल गोल चक्कर कटवा सकता है। तो बोलेंगे तू गोल गोल चक्कर ही कटवा दे, वही सही। क्यों? क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो तो कण की गति की दिशा में लगता है, या फिर या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है या विद्युत क्षेत्र की धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋणावेश है तो उसकी। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में तो खाली आपका क्या होगा, या तो कण विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा या विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, रेखीय गति करेगा। अब मन वांछित वेग तक पहुंचने के लिए अगर उसको रेखीय गति करवानी पड़े तो साइक्लोट्रॉन की लंबाई तो अपनी बहुत ज्यादा होगी। इसलिए हम लेकर आते हैं चुंबकीय क्षेत्र को कि भैया तू इसको क्या कर, जब तक हम इसको त्वरित करते हैं तू उसको चक्री कटाए जा, क्योंकि अगर ये सीधा चल पड़ा तो साइक्लोट्रॉन हमें बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि तू इसको चक्कर कटवाता जा, खाली तेरे को इतना ही करना है। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने का काम करेगा विद्युत क्षेत्र, और जब तक त्वरित नहीं होता तब तक इसको वृत्ताकार गति कौन कराएगा, चुंबकीय क्षेत्र। दोनों का अपना अपना काम है। ठीक है, अब गति कैसे होगी, ऑन कर दिया साइक्लोट्रॉन को, पहले मान लो ये प्लस है और ये क्या है माइनस। ये जो हमने आवेश लिया ये धनावेश था, प्रोटॉन ले रखा है, तो ये प्लस जो था इस माइनस की ओर क्या होगा, तो ये इसकी तरफ जब चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कराएगा, इसको वृत्ताकार गति कराएगा। तो ये वृत्ताकार गति करता हुआ यहां पहुंचा। अब हमने प्रोटॉन की और एसी वोल्टता की आवर्ती क्या कर रखी है बराबर। एसी वोल्टेज ऐसे चलती है, जैसे ही ये प्रोटॉन या ये धनावेश इन दोनों प्लेट के बीच में पहुंचता है वैसे ही अपने प्रत्यावर्ती वोल्टता का आधा चक्कर क्या हो जाता है पूरा। और जैसे ही ये अगले चक्कर में जाती है ऋणात्मक चक्कर में, तो ध्रुवता क्या हो जाती है चेंज। तो जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो अब की बार इस प्लेट की ओर जाएगी। जैसे ही बीच में पहुंचेगी ध्रुवता दोबारा चेंज, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया। जैसे ही दोबारा पहुंचा
वापस ध्रुवता चेंज, तो इन दो प्लेट के बीच में ये क्या करता जाएगा, और जब मन वांछित वेग प्राप्त कर लेगा तो वही वेलोसिटी सेलेक्टर वाला सिस्टम, कुल बल कितना हो जाएगा 0, कुल त्वरण 0, और कुल त्वरण 0, तो उसके बाद उसका वेग में वृद्धि बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, बस जरूरी ये है कि जो कण दोनों प्लेट के बीच में गति कर रहा है उसकी आवर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवर्ती के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये हमारा धनावेश इस प्लेट के बीच में ही है और ध्रुवता क्या हो जाए, बदल जाए। ऐसा जब करेंगे तो अनुनाद नहीं होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण अधिकतम दक्षता के साथ नहीं होगा। ठीक है, और जो हम त्वरण चाहते थे वो त्वरण आपका नहीं हो पाएगा। इसकी कमी सबसे बड़ी एक थी ना कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से जो हल्के इलेक्ट्रॉन जैसे कण होते हैं उनको त्वरित किया नहीं जा सकता। उसका कारण यह था कि m बराबर एक सूत्र होता है m0/√1 - v²/। हल्के कणों के लिए जब वेग बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रकाश के वेग के लगभग बराबर, तब उनका द्रव्यमान नियत नहीं रह पाता। जब द्रव्यमान नियत नहीं रहेगा तो आवर्ती भी नियत, और आवर्ती अगर नियत नहीं रहेगी 16 से 17 हो गई तो कण की आवर्ती तो चेंज हो गई, हमारी प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो पहली आवर्ती पे चल रही है, तो दोनों के बीच में अनुनाद खत्म। अनुनाद खत्म तो उसके बाद ये त्वरण आपका नहीं हो पाएगा। साइक्लोट्रॉन की सीमाएं आपकी यही थी कि हल्के आवेशित कण जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको साइक्लोट्रॉन की सहायता से त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हल्के कण जब प्रकाश के वेग के लगभग चाल प्राप्त करते हैं तो उनका द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान में परिवर्तन होने से उनकी आवर्ती क्या हो जाती है, बदल जाती है, और आवर्ती परिवर्तित हो जाने से प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ अनुनाद की अवस्था भंग हो जाती है और त्वरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन के बारे में आएगा तो एक आपका निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, भिड़ते डायग्राम बनाना है। संरचना, कार्य प्रणाली। अब संरचना में आपको जो दिख रहा है खाली वही लिखना है, अपनी जबान में लिखना है। संरचना में यही कि दो आपकी खोखली धातु की प्लेट होती हैं, डी की आकृति में होती हैं, जिनको डीज कहा जाता है। इन दोनों डीज को उच्च आवर्ती के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है और इन दोनों प्लेटों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है जो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, जिसको क्रॉसित व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, संरचना खत्म। अब आओ कार्य प्रणाली पर। जिस भी धनावेश को त्वरित करना था उसे दोनों डीज के मध्य में रखा जाता है, और जैसे ही साइक्लोट्रॉन को ऑन किया जाता है तो एक प्लेट पर ध्रुवता धनात्मक, एक प्लेट पर ध्रुवता, तो धनावेश ऋणात्मक ध्रुवता के प्लेट की ओर गति करता है और चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाकर इसे वृत्ताकार गति कराता है। और जैसे ही ये उस प्लेट पर वृत्तीय गति संपन्न करने के बाद दोनों प्लेट के बीच में आता है, ठीक उसी समय ध्रुवता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो ये दूसरी प्लेट की ओर वृत्ताकार गति करता है। और जैसे ही बीच में आता है ध्रुवता फिर से चेंज हो जाती है, और इस तरह से ये लगातार वृत्ताकार गति करता रहता है दोनों प्लेट के बीच में। हर एक चक्कर में ये विद्युत क्षेत्र जो था ये इसकी गतिज ऊर्जा में क्या करता है, वृद्धि करता है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है तो वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है तो त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ता जाएगा। और जब ये इच्छित वेग प्राप्त कर लेता है तो वेग वर्णकर्ता की व्यवस्था के द्वारा इसको साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक बात, ये था अपना साइक्लोट्रॉन। ठीक है, सीमाओं में वही कि इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें जो डेरिवेशन है ना आपका, वो डेरिवेशन सेम वही है जो हमने कल किया था 90 डिग्री के कोण के लिए। ठीक है, आवर्तकाल का भी वही, आवर्ती का भी वही, कोणीय आवर्ती का भी वही। गतिज ऊर्जा निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है मुन्ना 1/2 mv²। तो 1/2 m, v का मान कल हमने निकाला था QBr/m, यही निकाला था। तो 1/2 m Q² B²
आर स्क्वायर बटे एम स्क्वायर, ये क्या बन गया, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2m। और ये गतिज ऊर्जा उसको कौन सप्लाई करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टा या प्रत्यावर्ती स्रोत, और वो कितनी ऊर्जा सप्लाई करता है, एक चक्कर में QV, और अगर n चक्कर लगाएगा तो कितनी सप्लाई करेगा, n गुणा QV। तो प्रत्यावर्ती वोल्टा के द्वारा दी गई ऊर्जा n गुणा QV वो किसके बराबर होगी, मुन्ना, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो n गुणा QV बराबर क्या होगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2m। तो अगर आपको कैपिटल R डीज की त्रिज्या, m द्रव्यमान, b बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, q अपना आवेश, ठीक है, q से अपना एक q गया, n बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर 2m बटे v। ये लाला जो v है यहां पर, ये मुन्ना आपका विभव है, वेग नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, n चक्रों की संख्या, कि कितने चक्कर लगाने पड़े उसको त्वरित होने से पहले। बाकी सारा डेरिवेशन वही है जो अपन ने कल किया था। ये है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। हर बार आपका इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें आपको डायग्राम बनाना होता है, संरचना लिखनी होती है, कार्य प्रणाली लिखनी होती है, और वो डेरिवेशन करना होता है जो अपन ने कल किया था। त्रिज्या निकालना, वेग निकालना, आवर्तकाल निकालना, आवृत्ति निकालनी, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें आपका यही कि साइक्लोट्रॉन का आवर्ती ज्ञात कीजिए, आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वैसे ही न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। आवर्ती का सूत्र QB बटे 2πm, और कोणीय आवर्ती का सूत्र QB बटे m, आवर्तकाल का सूत्र 2πm बटे QB, गतिज ऊर्जा का सूत्र Q स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे 2m। इतने सूत्र याद रख लियो न्यूमेरिकल के लिए। और ये था लाला अपना साइक्लोट्रॉन। यहां तक ठीक है, अब कर दे इसको बंद।